संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, इस तस्वीर को देख करके, इस विजुअल को देख करके आप क्या कहेंगे, क्योंकि 9वां दिन है, अभी भी युद्ध जारी है। देखिए, जो ये तस्वीर दिख रही है, काफ़ी तस्वीरें आपने दिखा दी हैं। पहले तो दिखाया कि एक टैंक बटालियन बर्बाद कर दी गई है। वो तो मैं बोलूँगा शायद गलत रिपोर्ट है, क्योंकि किसी भी बटालियन के सारे टैंक्स उड़ाना इम्पॉसिबल है लड़ाई के मैदान में। एक दो टैंक्स मैं मार सकता हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर काफ़ी हद तक है। और टैंक्स ऐसे नहीं है कि सारे इकट्ठे एक जगह पे होंगे, और अगर बर्बाद भी करेंगे तो किस हथियार से इनको बर्बाद करेंगे, क्योंकि वो रॉकेट लॉन्चर वगैरह से ही करेंगे। और वो इतने तो है नहीं कि वो सारी टैंक्स को बर्बाद कर सकते और टैंक्स उन पे वापस फायर नहीं करेंगे। तो ये तो क्लियर प्रोपेगेंडा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दो टैंक्स मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि एक पूरी टैंक रेजिमेंट को बर्बाद कर दिया गया है। तो इससे मैं नहीं मानता हूँ। आप इसे नहीं मान रहे। और अगर यूक्रेन ये दावा अगर कर रहा है बाकायदा वीडियो जारी करके, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या इंटेंशन हो सकता है? क्योंकि यूक्रेन अगर रूस का सामना भी करेगा तो कब तक कर पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी सवाल ये उठती है, ये कब तक सामना कर पाएगा। आपने सही सवाल पूछा है। पहले बात, हमको रशिया की स्ट्रैटेजी समझनी होगी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। जी देखिए, आज लड़ाई के मैदान में अगर मैं मिलिट्री भाषा में बोलूँ तो आज D+8 है, जिसको हम 9वां दिन बोलेंगे। 9वां दिन में अगर मैं बोलूँ तो गेंस काफ़ी कम हैं। इन्होंने काफ़ी शैलो ऑब्जेक्टिव्स लिए, पर हर शहरों को थोड़ा इन्होंने घेर के रखा हुआ है। तो इसका शायद जो इनकी स्ट्रैटेजी है कि हर शहर को और हर डायरेक्शन से, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, हर जगह से इन्होंने कंट्री को कट ऑफ कर दिया, सिर्फ वेस्ट से, जो वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ है। तो शायद स्ट्रैटेजी ये रही है कि इतने मल्टी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट करके वहाँ की जो सेना है उसका मोराल को लो करना, ये है बेसिक उनकी स्ट्रैटेजी। अब वो शायद दिखने में तो नहीं आ रहा कि मोराल लो हो रहा है। इस लड़ाई में सिविलियंस भी काफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं। अब एक है कि ये लंबी थोड़ी और चलेगी, बॉम्बिंग चलती रहेगी, और एक वक्त आएगा कि लोगों का मोराल डाउन हो सकता है, तो लड़ाई रुक सकती है। ये एक ऑप्शन है। कौन सा होगा मैं नहीं बता सकता हूं, पर एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये रशियंस काफ़ी सिटीज़ कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वेस्ट के बॉर्डर्स पोरस हैं, और जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ, तो मेरा वो तजुर्बा है और जो वहाँ की हिस्ट्री है कि फिर ये एक अर्बन इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो सकता है, जो फिर लंबा चल सकता है। अब ये कौन सा विकल्प सामने आएगा वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक एक दिन किस प्रकार हालात उभरते जा रहे हैं। तो ये दो तरफ मेरे को लग रहा है जो लड़ाई का डायरेक्शन जा सकता है, या काउंटर इंसर्जेंसी, ये अर्बन वॉरफेयर की तरफ, गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ, या ये फोर्स जो रेजिस्टेंस फोर्स है, एक स्टेज आएगी शायद ये निराश होके, इनके जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, बारूद से लेके सब कुछ, मोराल डाउन हो जाएगा, तो ये फिर सरेंडर कर देंगे। और ये दो मेरे सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन इस तरीके की वीडियो रिलीज कर रहा है, बावजूद इसके रूस का ये चौतरफा हमला, ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, इससे रूस का जो अग्रेशन लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा यूक्रेन के इस दावों से। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, पहली बात, लड़ाई में क्लेम्स ऑब्लिक काउंटर क्लेम्स तो चलते हैं। ये लड़ाई, कोई भी लड़ाई हो, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इज द ऑर्डर ऑफ द डे। देयरफॉर इसमें किस प्रकार अभी ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर लोगों के ऊपर प्रभाव करता है, रशियन लोगों के ऊपर, यूक्रेन के लोगों के ऊपर, वो फर्क पड़ता है। तो मेरे को लगता है ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो चल रहा है यूक्रेन की तरफ से काफ़ी वेस्टर्न सपोर्टेड है, तो इसमें लोगों को काफ़ी फर्क पड़ा है और लोग यूनाइट हो गए हैं। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रूसी सेना का सवाल है, वो तो इसी लिहाज से इनके ऑपरेशंस चलते रहेंगे, क्योंकि इनका इरादा ये है कि इनकी विल को तोड़ना, और इनका इरादा यह है कि हमारी विल को ना तोड़ना। बेसिकली ये जो लड़ाई है अभी दो विल के बीच में है। अब किसकी विल प्रिवेल होती है? एक के पास पूरी सेना का ताकत है, और दूसरी के पास जो कुछ भी है वो सिर्फ उनका मोराल है, उनकी लीडरशिप है, और उनकी एकता है अपने देश को बचाए रखने की भावना। लेकिन यहाँ पर मोरल और जुनून और जज्बे के साथ तो युद्ध लड़ा नहीं जाता। आपके पास पावर होना चाहिए, फाइटर पावर, सैन्य शक्ति, जो कि रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास काफी कम है। लेकिन ये जो जज्बा इस वक्त यूक्रेन की तरफ से दिखाया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज है वहां के नागरिकों के लिए? जो हर्ष वहां के नागरिकों का हो रहा है, जो बेकसूर जनता मारी जा रही है, क्योंकि रूस परहेज नहीं कर रहा वहां पर मिसाइल दागने से जहां पर लोग रहते हैं।
देखिए दीपिका, ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि कोई भी लड़ाई में मोराल जज्बा का बहुत इम्पोर्टेंट कीमत होती है। जैसे कि अफगानिस्तान में आप देख लिए, अफगान्स ने वहाँ पर 2 सुपर पावर्स को निकाला है। पहले रशिया को 10 साल की लड़ाई के बाद क्या उनके पास हथियार थे? वो बेसिकली रेजिस्टेंस मूवमेंट स्ट्रांग था। और ये देखिए, जब रेजिस्टेंस मूवमेंट इस प्रकार का गुरिल्ला वॉरफेयर में आ जाता है, उसको लड़ना किसी भी न्यूक्लियर पावर देश को भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कितने भी बॉम्ब्स डाल दिए, लोग तो कहीं ना कहीं से निकल आएंगे और छोटे मोटे उन्होंने हमले करने दुश्मन का, फिर वो मोराल डाउन करते हैं। तो ये हिस्ट्री में है कई एग्जाम्पल्स कि लोग उभर के एकता के कारण। और देखिए वहाँ पर कैजुअलिटीज कितनी हुई थी अफगानिस्तान में 1979 टू 89, तकरीबन 20 लाख अफगान्स मरे थे। कितने शरणार्थी हुए थे, बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस रिफ्यूजीज गए थे, तो भी लोग वहाँ लड़े हैं। उनके भी इसी प्रकार गांव को ध्वस्त किया गया था। उस समय फ़र्क यह है कि मीडिया इतनी नहीं थी पावरफुल, मतलब मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, और वहाँ अफगानिस्तान एक ऐसी जगह मीडिया भी नहीं गई थी। पर हकीकत यह है कि ये हुआ है, और ये देश रूस वहाँ से छोड़ के गया। उसके बाद अमेरिका भी आया था, उनको भी वहाँ उन्होंने खैर इतने हथियार नहीं यूज़ किए, लेकिन उन्होंने यूएवीज और ड्रोन्स का सही बहुत इस्तेमाल किया है। उसके बाद भी एंड नतीजा पूरे विश्व को पता है। तो कहने का मतलब है, अगर इनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता रहा, बारूद के लिहाज से, आईडीज के लिहाज से, छोटे छोटे हथियार से लिहाज से, कुछ मिसाइल्स, स्टिंजर मिसाइल्स वगैरह, तो ये लड़ाई लॉन्ग ड्रॉन भी हो सकती है। लेकिन यूक्रेन के सामने सर एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि वो देख सकता है कि जिस हद तक की मदद यूक्रेन को मिलनी चाहिए थी, जिस वक्त पर मदद मिलनी चाहिए थी, उस वक्त तो नहीं मिला। हो सकता है मदद मिल रही हो। देखिए वही सवाल मैंने चैनल्स में भी यही बोला है कि अफगानिस्तान में वो जो बॉर्डर था पाकिस्तान के साथ 2650 किलोमीटर की ड्यूरेन लाइन थी, और यही तकरीबन बॉर्डर्स जो वेस्टर्न बॉर्डर्स है यूक्रेन का, पोलैंड, हंगरी वगैरह के साथ, वो भी तकरीबन 2500 किलोमीटर है। वहाँ पर रूसी सेना का पूरा कंट्रोल था पूरे अफगानिस्तान में, तो भी स्टिंजर मिसाइल्स और सारे हथियार कैसे जा रहे थे? कोई तो तरीका है, कोई अनाउंस थोड़ी करेगा कि ये हमारे रास्ते हैं। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये छोटे मोटे हथियार जा रहे होंगे, और वही है जो उनको शायद एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को मोटिवेट कर रहा है। जब हथियार ही नहीं है तो आप लड़ेंगे कैसे? कुछ बेसिक हथियार तो आपको चाहिए हैं। तो ये मेरा इस पे टेक है दीपिका। सर एक और चीज, जिस तरीके से अब 33 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है, हो सकता है कि ये आंकड़ा भी और बढ़ जाए, क्योंकि इस महायुद्ध की तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही है। रूस नागरिकों पर भी हमला कर रहा है, इससे परहेज नहीं कर रहा। इसके आगे और कितनी भयानक तस्वीर हमें कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ घंटों में? देखिए भयानक तो ये ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी सिविलियंस मर रहे हैं, दोनों तरफ में सेना में कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और एक चीज़ है कि रशियन कैजुअलिटीज़ रशिया सॉइल में नहीं हो रही है, रशियन टेरिटरी में नहीं हो रही है, क्योंकि हर लड़ाई में जब दो पार्टीज लड़ती हैं तो दूसरे के उसमें भी बम्बार्डिंग करते हैं, तो बम्बार्डिंग करते हैं। तो आज की तारीख में इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ एयर आर्टिलरी टू फायर एनीथिंग ऑन दी रशियन सॉइल। तो उस लिहाज से रूसी जो जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव किसको पड़ रहा है? यूक्रेन की जनता को, और यूक्रेन की फौज को, और रशियन फौज को। अब सवाल उठता है ये लड़ाई कितनी भीषण होगी। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ, नेटो का इन्वॉल्वमेंट यहाँ डायरेक्टली कभी नहीं होगा, वो मैं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट बोल रहा हूँ, पर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जो एक तो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह तो हैं, लेकिन लड़ाई को लड़ने के लिए वहाँ के लोगों को हथियार चाहिए, और बहुत तरीके हैं हथियार पहुँचाने का। लैंड का तरीका है, और क्योंकि एयर वगैरह तो अभी पॉसिबल नहीं है, और मैंने आपको बताया पोरस बॉर्डर्स है। और अगर सेना को वहाँ पर ट्रुप्स भी लगाने पड़े, रूसी सेना को बॉर्डर्स ब्लॉक करने के लिए, उदाहरण के तौर पे आज आपका पंजाब बॉर्डर है, तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ। वहाँ तकरीबन 21 से 22 बीएसएफ बटालियंस लगी हैं। एक बटालियन आप अनुमान लगा सकती हैं कि तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का इलाका को कवर करेगा। तो क्या यह संभव है वहाँ पर इतनी सेना रूस अफोर्ड कर सकती है पूरा वेस्टर्न बॉर्डर्स को सील करने का? वो वक्त ही बताएगा। मेरे को नहीं लगता है कि वो इतनी सेना वहाँ लगा सकता है सिर्फ बॉर्डर सीलिंग और बॉर्डर गार्डिंग के लिए। लेकिन इस बीच जो रूस ये कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, आइए टेबल पर बैठते हैं, बात करते हैं, तीसरी बार बातचीत होने भी जा रही है, लेकिन फिर वही आके बात रुक जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन दोनों देशों की तरफ से, ऐसे तो हल निकल ही नहीं पाएगा कभी। देखिए अगर कोई बातचीत होती है, पहले से ही एजेंडा इम्पोज कर दिया जाता है, हम इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हम इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब है?
बातचीत का मकसद होता है कि जब ओपन माइंड से बात की जाए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, जब दो पार्टीज बात करते हैं, लेकिन पहले से अगर इतने टर्म्स ऑफ रेफरेंस इम्पोज कर दिए जाएंगे तो बातचीत फिर किस डायरेक्शन में जाएगी? मेरे को तो नहीं लगता कोई डायरेक्शन में जाएगी। तो दोनों पार्टीज को देखिए, जैसे कल उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे कि हम प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एक लेजिटिमेट प्रेसिडेंट मानते हैं, ये ठीक स्टेटमेंट था। उसके बाद एक और स्टेटमेंट था कि हम अभी कोई शर्त के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन ये बातचीत से पहले उनके प्रेसिडेंट का, पुतिन का स्टेटमेंट आने लगा कि हम बिल्कुल ये हमारी डिमांड्स हैं। तो जब कन्फ्लिक्टिंग चीजें होती है तो बातचीत कैसे होगी? बातचीत होनी चाहिए एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में। और मेरे ख्याल ये जो वेन्यू भी है ये ठीक नहीं है। आप उस देश में जाके बात कर रहे हैं जहां से लड़ाई शुरू हुई है। बेलारूस तो देखा जाए तो एक ऑफेंसिव पार्टी में शामिल है, तो ये एक न्यूट्रल कंट्री में होना चाहिए। और मैंने एक दिन पहले शायद बोला था कि मेरे ख्याल यहाँ भारत एक बड़ा लीडिंग रोल कर सकता है, क्योंकि देखिए हमारे रिलेशनशिप यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे हैं, रूस के साथ तो बहुत ही अच्छे हैं कई जमानों से, और वेस्ट और अमेरिका के साथ भी हमारे देश अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल भारत एक अच्छी भूमिका यहाँ कर सकता है और भारत एक ग्राउंड हो सकता है मीटिंग के लिए। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें हमारी इंटरनेशनल छवि बनेगी और भारत आज बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है। ये देखिए, जब अफगानिस्तान से रशियन पुल आउट हुआ था, बेरविच, ये जब उनके राष्ट्रपति ने माना था, आपको पता है किसका दबाव था? चाइना का। चाइना। तो हम क्यों नहीं, दबाव मैं नहीं बोल रहा हूं, पर हम कुछ मीडिएशन का रोल कर सकते हैं और पूरी वर्ल्ड का फोकस इंडिया में आएगा। यस, इंडिया की लीडरशिप है इंडिया की। और एक देखिए हमारा न्यूट्रल स्टांस है, हम ना रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वेस्ट को या ना नेटो को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल ये न्यूट्रलिटी की वजह से और जिस प्रकार हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंटरनेशनल छवि है, तो एक भारत, देखिए अभी फोकस होना चाहिए लड़ाई को रोकना, ना कि लड़ाई को बढ़ोतरी देनी। वेस्ट लड़ाई को बढ़ोतरी दे रहा है इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह से करके, हथियार देके, लेकिन हमारा एक मकसद होना चाहिए विश्व शांति के लिए। क्योंकि अगर ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लड़ाई बढ़ती है, न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाती है, तो ये वर्ल्ड का अंत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स फिर किसी को नहीं बख्शते हैं। और लकली मैं हिरोशिमा गया था रिटायरमेंट के बाद, मैं तकरीबन 4-5 घंटे वो उनके हिरोशिमा म्यूजियम में गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ सोल्जर, एज अ रिटायर्ड फौजी ऑफ द इंडियन आर्मी, मैंने तब रियलाइज किया ये क्या होलोकॉस्ट होता है। और वो तब की आपको मैं बता रहा हूँ 1945 की। आज तो मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या से क्या नहीं होगा, लोग हो जाएंगे, चाहे वो पुतिन हो चाहे बाइडेन हो, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सबको समझदारी से काम करना है। और मेरे ख्याल समझदारी यही है कि वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए, ना कि उसको बढ़ोतरी देने की। सही कह रहे हैं संजय सर, आप जो कह रहे हैं वही पूरी दुनिया भी चाह रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, जान माल का हो या फिर चीजों का। सर एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, ये जो पावर प्लांट पर अब रूस ने हमला किया है, किस तरीके का प्रेशर वो क्रिएट करना चाहता है यूक्रेन पर? देखिए, ये पावर प्लांट का जो मैंने एक्चुअली तस्वीर नहीं देख पाया अभी, पर जो मेरे को लग रहा है कि देखिए, अगर तो न्यूक्लियर रिएक्टर पे ये बॉम्ब पड़ता तो वो फोटोग्राफ आप दिखाई नहीं सकते थे, वहाँ के लोग ध्वस्त हो चुके होते अभी तक। ठीक है, तो जो मेरे को लगता है कि शायद ये जो न्यूक्लियर प्लांट के बाहर का इलाका है, वहीं कहीं की थोड़ी तबाही होगी। फिजिकली इस प्लांट को एक मैसेज देने की रूस ने कोशिश, हाँ, इस फिजिकली इस प्लांट को कैप्चर कर लिया है, वो कोई शक नहीं है। क्योंकि जो मेरे इनपुट्स आई हैं कहीं से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को रूस ने लिख के दे दिया है कि ये पूरा न्यूक्लियर प्लांट हमारे हाथों में है। ये बिल्कुल रिलायबल खबर है और IAEA ने भी इसको एक्नॉलेज कर दिया है। क्योंकि आप देखिए उस इलाके में रशियन फोर्सेस काफ़ी हैं। अगर वहाँ पर आप न्यूक्लियर रिएक्टर को बम्बार्ड करेंगे तो उसके इमीडिएट न्यूक्लियर रेडिएशन तो रशियन ट्रूप्स पे आएंगे और वो इतना फैलेंगे कि यूरोप को इफेक्ट करेंगे, रूस को इफेक्ट करेंगे, हर जगह इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ मेरे ख्याल ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। अभी तक अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होता वो तो टॉप मीडिया हो जाती है। अभी तक आपके जो सेंसर्स लगे होते हैं उससे आ जाता कि इतनी अमाउंट ऑफ डोज निकली है, और वहाँ से तो लोग अभी, चाहे रूसी सेना होती चाहे यूक्रेन सेना, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन से नहीं मरना चाहता, वो अभी तक वहाँ से भाग जाते। तो हो सकता है ये हमको
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सर। एजेंसी